नमस्ते दोस्तों। तो आते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 और 3 बेस्ड है कलेक्शन ऑफ डेटा पे। कलेक्शन ऑफ डेटा आपका स्टेज 1 था, जब आपने स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस यानी कि एज अ वर्ब जाना था एक प्रोसेस के रूप में। उस प्रोसेस का पहला स्टेज था कलेक्शन ऑफ डेटा। ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। होपफुली हम इसे 2 ही वीडियोस में कंप्लीट भी कर देंगे दोनों चैप्टर्स को। आगे बढ़ते हैं। डेटा का कलेक्शन हमें ज़रूरत होता है जब हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस परफॉर्म करना होता है उसके प्राइमरी स्टेज पे, उसके इनिशियल स्टेज पे। तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, तभी हम उसे ऑर्गेनाइज, इवैल्यूएट, टैब टेबल में शिफ्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये सब कर पाएंगे। लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटा में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि सोर्सेज। हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? तो पहला होता है इसमें प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कब होता है? जब हम उसे किसी सर्वे के थ्रू एक आप खुद, या अगर थोड़ा सा वाइड एरिया है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिटी, तो अपने इन्वेस्टिगेटर्स और इन्यूमरेटर्स के थ्रू खुद जाके कलेक्ट करते हैं उस व्यक्ति से जिसका डेटा हमें चाहिए है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि मान लीजिए आपको जानना है कि आपके टाउन के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो इसके लिए आपको पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी कि कौन कितना खर्च करता है। अगर कोई अपने महीने में 1 लाख रुपए खर्च करता है और कोई 25,000 रुपये खर्च करता है, तो आपको उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्यों, हमने तो इनकम बहुत सुना है, इनकम क्यों नहीं? इनकम से भी तो पता चल जाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्ति जो एक फॉर एग्जांपल 30,000 पर मंथ और सेकेंड 60,000 पर मंथ अर्न कर रहे हो, उसमें पॉसिबल है कि दोनों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम हो। क्यों? क्योंकि दोनों खर्च सेम करते हैं। भाई, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तब बढ़ती है ना जब आप स्पेंड करते हो कोई भी पैसे। तब तो बढ़ती नहीं है जब आप उसे सेव कर लेते हो, क्योंकि उससे तो आप केवल एक फ्यूचर गेस करते हो कि आपका अच्छा होगा। प्रेजेंट तो नहीं अच्छा हो सकता सिर्फ सेव कर लेने से। हाँ, आपका मेंटल पीस जरूर कुछ बेटर हो सकता है, कई लोगों का होता है जब उनके पास बहुत सारी सेविंग्स हों। वो डिबेटेबल टॉपिक है। तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जब आपको जानना था पूरे टाउन का, तो आपने अपने इन्वेस्टिगेटर्स, फील्ड वर्कर्स भेजे, आपने उस डेटा को खुद कलेक्ट करवाया। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा का सोर्स क्या है? ओरिजिनल सोर्स है। आपने वहां से पिक किया है जहाँ पे वो डेटा बिलोंग करता है। जबकि सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स है जब ऑलरेडी किसी पर्पस के लिए सेम पर्पस किसी और टाइमलाइन में या किसी दूसरे पर्पस के लिए एग्जैक्टली वही डेटा जो आपको चाहिए था वो किसी ने कलेक्ट किया हुआ था। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके टाउन का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी रीजन से पहले ही कलेक्ट कर रखा है। आपको वीडियो फास्ट लगे तो 0.75x पे कर लेना। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप वहाँ गए, आपने रिक्वेस्ट दी और आपने वो डेटा वहाँ से कॉपी कर लिया। अब उस डेटा को अगर आप यूज़ करते हो तो ये क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। ये आपने खुद नहीं कलेक्ट किया, ये आपने ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा पिक किया। तो क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स था, वैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आता है। प्राइमरी डेटा क्या है? डेटा originally collected in the process of investigation are known as primary data, जो कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में खुद कलेक्ट किया गया। जबकि सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ये डेटा पहले से कलेक्टेड था, which have been collected for some other purpose than the answering of the question in hand। जो हमारे पास क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, उसकी बजाय किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था। भाई, सेकेंड जरूरी तो है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को भी जानना हो कि हमारे टाउन में कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की। ये तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं जानना होगा, तो उन्होंने किसी और रीजन से कलेक्ट किया होगा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, लेकिन हमने उसे उनसे ले लिया। तो फिर ये सेकेंडरी डेटा हो गया हमारे पास आने के बाद। उनके लिए प्राइमरी डेटा ही था।
प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ओरिजिनलिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने वो डेटा प्राइमरी था अगर, तो वहीं से लिया होगा जहां वो बिलोंग करता होगा। लेकिन अगर वो सेकेंडरी था, तो यानी कि किसी ने ओरिजिनल प्लेस से कलेक्ट करके अपने पास रखा और हमने उनसे जाके ले लिया, तो अब वो ओरिजिनल नहीं रह गया। ऑब्जेक्टिव, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की, ये पर्पस अलग अलग हो सकता है सेम डेटा को कलेक्ट करने का। ये तो हमने कंक्लूड किया ना कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जानने के लिए पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पता लगाना चाहिए। किसी और क्वेश्चन का आंसर भी तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी कैसी चल रही है, कितना मनी रोटेट हो रहा है। तो अगर हम सबका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकाल लें, उसका सम अप कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि एक टाउन की इकोनॉमी कितने वॉल्यूम में रोटेट हो रही है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से डेटा का थोड़ा सा ट्यूनिंग जो है, वो आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करोगे तब आपको पता चलेगा कि ट्यूनिंग से मेरा क्या मतलब है। फिर भी आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सेम डेटा किसी से आप पूछते हो, लेकिन आपके दिमाग में पर्पस कुछ और है पूछने का, तो आपका पूछने का तरीका और उसके आंसर करने का तरीका अलग हो जाता है। कई बार इंसान किसी के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्ट सही नहीं बताता है, तो वो गलत भी किस ओर ले जा रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव पे और हमारे पूछने के तरीके पे डिपेंड करता है। वो उसे बढ़ा के बता रहा है हर कोई, या हर कोई उसे घटा के बता रहा है। ये डिपेंड करता है कि हमने उससे कैसे पूछा, और वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था डेटा कलेक्ट करने का। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, बहुत बड़ा डिफरेंस यही है आपका। भाई, आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना था, तो आपको इन्वेस्टिगेटर्स घर घर भेजने पड़ते, जिसमें बहुत खर्चा आता। आपने एक एप्लीकेशन लिखी स्टेट गवर्नमेंट को और वो डेटा कॉपी कर लिया, कितना कम खर्चा आया। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का। हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब बात करते हैं कि अगर हम कलेक्शन करने जा ही रहे हैं, हम सर्वे करने जा ही रहे हैं प्राइमरी सोर्स के थ्रू, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं कलेक्ट करने के। तो इसके तीन बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक है ए, पर्सनल इंटरव्यूज। दूसरा है बी, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स। तीसरा है सी, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। अब तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज काफ़ी कम हो गए। पहले ऐसा बहुत होता था कि आपको रैंडम कॉल आ जाता था किसी फॉर्म से या किसी जगह से, कि सर हम इस चीज़ से रिलेटेड एक सर्वे कर रहे हैं, हम आपसे ये तीन चार क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। और वो उसी बेसिस पे उसको एक जगह नोट कर लेते होंगे, और हर कॉल का एक आइटम क्रिएट हो जाता होगा। तो ऐसे उनका सर्वे चलता होगा। ये है पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू का मतलब बिल्कुल भी ना समझिएगा जैसा कि टीवी इंटरव्यू होता है या यूट्यूब में आजकल हो रहा है, वैसा नहीं। कोई पॉडकास्ट नहीं है ये। पर्सनल इंटरव्यू का सिंपल सा मीनिंग ये है कि घर घर जाके व्यक्ति से उसका डेटा लिया गया, खुद मिलके। तो इसको कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। बी है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स। तो जब आप जाते हो और उसे पूछते नहीं हो, बल्कि आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस में, और उसको आप किसी पेपर पे लिख के टाइप करके कैसे भी पहुंचवाते हो आपके जो भी टारगेटेड ऑडियंस, सॉरी ऑडियंस कह रहा हूँ, टारगेटेड पब्लिक है, जो आपका डेटा आपको देगी, जिसका डेटा आपको चाहिए है, उस तक वन ऑन वन। तो ये हो जाता है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स। अभी आगे ये सब कुछ डिटेल में लिया है, बट मैं आपको यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। आगे हम केवल हर एक के मेरिट और डिमेरिट जानेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। भाई मान लीजिए आप हो मिस्टर ए, आपको चाहिए कोई सर्वे। अब आपने ये सोचा कि मैं किसी को भेजूंगा, तो बीच में एक बायस आ जाएगा। वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएगा कि नहीं जिसको मैं भेज रहा हूँ, और वो आगे कन्वे कर पाएगा कि नहीं। फिर वहाँ से जो डेटा आएगा वो सही से, बिल्कुल दिमाग में जो हमारा एम है स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करने का, उसको दिमाग में रखते हुए उसी वे में
डेटा वहाँ से लेगा और मुझ तक पहुँचाएगा बिना किसी बायस के या मिस्टेक के। तो आपको इस पे डाउट था, तो आपने कहा मैं खुद ही करता हूँ। जिसको ये स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करनी थी, जिसको ये यूज़ करना था डेटा, उसने खुद ही जाके इन्वेस्टिगेट किया। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब आपने इन्यूमरेटर्स या इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा, वो गए और अलग अलग एरिया आपने डिवाइड कर दिया। मान लीजिए टाउन का, अभी हम वही एग्जांपल लेके चलेंगे, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में वो लोग अलग अलग गए अपने अपने एरिया में और उन्होंने जाके डेटा कलेक्ट किया। तो ये हो गया ओरली कलेक्ट किया, पूछ के। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड करस्पॉन्डेंट्स। मतलब कि आप या इन्वेस्टिगेटर जो भी जा रहा है, वो हर एक घर में नहीं जा रहा। वो कुछ सेट ऑफ हाउसेस, जिसको एक मोहल्ला कह सकते हो आप, उसमें जाता है और वहाँ के एक नॉन व्यक्ति से, जो कि बहुत अच्छा जानकार पता चल रहा है पूरे मोहल्ले का, जो सबके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो बता ही सकता है, उससे हम पूछ रहे हैं, उसके थ्रू हम डेटा ले रहे हैं। तो क्या होता है कि ये होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स। फिर बी में हम देख रहे हैं दो टाइप्स है, मेलिंग द क्वेश्चन आयर सर्वे एंड सेकेंड इन्यूमरेटर्स मेथड। इन्यूमरेटर्स मेथड, जब हम वो शीट या सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है लेके अपने इन्यूमरेटर को भेज दें, अपने इन्वेस्टिगेटर को भेज दें घर घर, कि भाई तुम्हें जाना तो है बट ओरली नहीं पूछना है, तुम्हें ये शीट देनी है। उन्हें अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और या तो वो खुद फिल कर दे या तुम उनके लिए से फिल कर दो उनके बताए अनुसार। तो उससे क्या रहता है कि कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। जैसे अगर आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को देखो तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि इन्वेस्टिगेटर को टाइम लगेगा, उसे 4, 5, 10 घर लग जाएंगे जब तक उसे प्रैक्टिस हो पाएगी कि उसे एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और किस ऑर्डर में। तो पहले का डेटा तो बेकार हो गया, वहाँ तो वो दोबारा जाएगा नहीं। जबकि क्वेश्चन आयर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हमने पहले से ही माइंड उससे प्रिपेयर कर लिए होंगे। दोनों के अपने फायदे नुकसान अभी मैं नीचे बात करूंगा। जबकि यही क्वेश्चन आयर्स अगर आप मेल कर दो, बाय पोस्ट भेज दो हर घर में, और उनको रिप्लाई में मंगा लो, तो वो हो जाता है मेलिंग द क्वेश्चन आंसर। सी का कोई टाइप नहीं टेलीफोनिक इंटरव्यू का। जब हम पर्सनल इंटरव्यू में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो सूटेबिलिटी क्या है, कब भी ऐसा है कि आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। पहला है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। भाई आप अकेले जाने वाले हो तो बहुत कम एरिया आप पकड़ पाओगे, तो इसीलिए जहाँ जो भी डेटा आपको चाहिए है जिस एरिया का, वो एरिया अगर छोटा है, रिक्वायरमेंट आपकी बहुत कम है, थोड़े ही लोगों का डेटा लेना है आपको, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का, एक बिल्डिंग, तो आप ये खुद से कर सकते हो। बी, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। जब आपको मेन पर्पस आपका ये हो कि भाई डेटा बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हो। जैसे भी हमने पीछे क्या देखा था कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स को सेकेंडरी इसलिए कहा गया वो ओरिजिनल नहीं रहा, वो किसी और ने कलेक्ट किया था। तो अगर आप किसी इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर को भेजते हो तब भी तो ये चीज़ थोड़े लेवल पे आ जाएगी ना, छोटे लेवल पे, कि भाई ओरिजिनलिटी थोड़ी सी घट जाएगी। तो उसको, उससे भी अगर आपको बचना है, अगर आपकी स्टैटिस्टिकल जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है, जो पर्पस आपको पूरा करना है जिसके लिए आप ये सर्वे कर रहे हो, अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल डेटा चाहिए है, तो फिर आप इसे यूज़ करो इस तरीके को। इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। आप चाहते ही नहीं हो कि किसी और को पता चले इस बारे में, तो आपको अकेले ही पूरा काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। मतलब कि हमें प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का जो रीज़न एक ये और हो सकता है, वो है कि हमें डेटा की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि एकदम एक्यूरेट डेटा हो। तब हम क्या करेंगे कि हम इसे प्राइमरी डेटा के थ्रू ही कलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी डेटा में एक्यूरेसी रिस्की हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि बहुत ही प्रैक्टिकल वे में जाएँ तो हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से हम डेटा उठा रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने कलेक्ट किया होगा। अब उन्होंने कैसे कलेक्ट किया होगा, किस लीनियंसी से, केवल खाना पूर्ति करने के लिए डेटा बना ही दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। जबकि हमें
एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्राइमरी डेटा बेटर रहेगा, प्राइमरी सोर्स बेटर रहेगा। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स इज रिक्वायर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सर्वे हो गया, किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए, या गवर्नमेंट की स्कीम को एक्सप्लेन करने के लिए, और वहाँ पे हम थोड़ी सेंसिटिविटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमें आंसर करे हमारे क्वेश्चंस का इस सर्वे के लिए, वो जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा इमोशनल होके, थोड़ा कनेक्ट करके फिर हमसे उसके बाद आंसर करे। तो वहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते इन चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स, तो इसी वजह से, इन ऊपर दिए गए रीजंस की वजह से सूटेबल, जब हम सूटेबिलिटी चेक करते हैं कि भाई हमें ये प्राइमरी सोर्स ही सही पड़ेगा, ये तरीका सही रहेगा, हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम क्या पाते हैं इसको यूज़ करने के बाद कि इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो सबसे पहला है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी, क्योंकि हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं या हम डायरेक्टली खुद से डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं, इसीलिए जो है वो डेटा ओरिजिनल होता है, फर्स्ट हैंड होता है। एक्यूरेसी, अभी हमने ऊपर जाना कि हमें अगर डेटा एकदम एक्यूरेट चाहिए तो हमें इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें फेयर और जस्ट इंफॉर्मेशन देता है। रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, हमने खुद प्रोसेस क्रिएट किया, उसको चलाया कलेक्शन के प्रोसेस को, तो यानी कि कोई डाउट नहीं रह जाता कि इसको कैसे हैंडल किया गया होगा, इस प्रोसेस को केयरलेसली तो हैंडल नहीं किया गया होगा, क्योंकि अगर केयरलेसली हैंडल किया होगा तो उसमें या तो हम खुद होंगे या हमारे सामने जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो एग्जैक्टली हमारे आंसर क्वेश्चन को आंसर करे, ऐसा डेटा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ना ही कुछ कम। जबकि कोई और अगर किसी और पर्पज से वही सेम सर्वे करता और वही डेटा निकालता तो कुछ क्वेश्चंस इधर उधर ज़रूर होते। तो इसीलिए हाईली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। यूनिफॉर्मिटी, डेटा यूनिफॉर्म होता है। कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा भी हमें सारा एक जगह नहीं मिलता। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए यूपी का डेटा, लेकिन और कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और इन सब से रिलेटेड चाहिए, लेकिन जो है हमें डेटा जो हमें सेकंड हैंड मिल रहा था वो हमें मिल रहा था मध्यांचल विद्युत, पूर्वांचल विद्युत और दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड से। अब वो लोग तो अलग अलग एरिया का डेटा अलग अलग रखेंगे, तो हमें अगर पूरा डेटा चाहिए तो हमें तीनों से डेटा लेना पड़ेगा। अब जब हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन से सेकंड हैंड डेटा लेंगे, सेकेंडरी डेटा लेंगे, तो क्या होगा, उन लोगों का कलेक्ट करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग ज़रूर रहा होगा, उनके क्वेश्चंस थोड़े से अलग रहे होंगे, तो उनके इन्विजिलेटर और उनकी ट्रेनिंग अलग अलग लोगों ने की है तो उनमें डिफरेंस रहा होगा। तो इसलिए डेटा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। जबकि अगर हम खुद उस एरिया में कलेक्ट कर रहे होंगे डेटा, प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे होंगे अगर हम, तो वो यूनिफॉर्म होगा। हमने एक अगर क्वेश्चन आयर बनाया होगा तो सेम क्वेश्चन आयर बनाया होगा, अगर हमने इन्विजिलेटर्स को भेजा होगा तो सबको एक साथ एक जगह ट्रेनिंग दी होगी, एक्सेट्रा। इलास्टिक, ये काफ़ी हद तक चेंजेबल है सिचुएशन के हिसाब से। सेकेंडरी डेटा में ऐसा नहीं होता है, हमें जैसा भी हमारी ज़रूरतें जैसी भी हों, हमें उसी डेटा से काम चलाना पड़ता है जो हमें अवेलेबल हो पा रहा है। जबकि प्राइमरी डेटा में क्या है, हम कोई भी तरीका चेंज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें डेटा की वो उतनी ज़रूरी नहीं है एक्यूरेसी, लेकिन हमें जल्दी चाहिए है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्विजिलेटर्स यूज़ करेंगे, बाय मेल क्वेश्चन आयर भेज देंगे, या काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। डीमेरिट्स, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। ऑब्वियसली अगर आप चाहे इन्विजिलेटर को ट्रेंड ही क्यों ना कर दो, चाहे बाय मेल आप क्वेश्चन आयर क्यों ना भेज दो, जितने भी प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के तरीके होते हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आप हर बार बड़ी इजीली बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए चुन सको। तो इसीलिए इसके ये नुकसान है कि बहुत बड़े एरियाज के लिए ये पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है। भी पर्सनल बायस, अलग अलग इन्वेस्टिगेटर किसी न किसी एरिया, किसी न किसी पर्सन को लेके बायस हो सकता है, तो इसीलिए डेटा जो है क्रेडिबिलिटी लूज कर सकता है। कॉस्टली, जो
ये डेटा है, इसमें अगर आपको इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन करना और भेजना होगा या खुद जाना होगा तो हर केस में ट्रैवल का खर्चा, टाइम, अच्छा कॉस्ट की जब भी बात आएगी स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में, तो हमेशा कॉस्ट तीनों चीज़ों की देखी जाएगी, टाइम, मनी एंड एफर्ट। ये तीनों कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है टाइम, मनी एंड एफर्ट। और ये आपको आगे अगर नहीं भी देखने को मिलता है तो भी इसका यही मतलब रहेगा जब भी कॉस्ट की बात आएगी, कि हमारा टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा, हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, हमें एफर्ट भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। लिमिटेड कवरेज, वही वाली बात आ गई कि वाइड एरियाज़ को नहीं कवर कर सकता, तो इसीलिए लिमिटेड कवरेज। रिपीटेड पॉइंट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हमने देखा था कि जब हम खुद नहीं जाते बल्कि हम विटनेसेस को भेजते हैं, हम इन्यूमरेटर्स को भेजते हैं। जब थोड़ा सा एरिया और बढ़ता है पर्सनल के मुकाबले, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए सूटेबल तब है जब रिलेटिवली लार्ज है, बहुत लार्ज नहीं है, पिछले वाले से रिलेटिवली लार्ज है, और डायरेक्टली हर रिस्पोंडेंट को कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब कंसर्न रिस्पोंडेंट्स जो है कैपेबल ना हो अपनी इंफॉर्मेशन खुद देने के लिए। हाँ, ऐसा भी होता है कि हम किसी घर में जा रहे हैं और उसमें जो एकमात्र, मान लीजिए अगर हम गांव में हैं स्पेशली, तो एकमात्र जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसी से पूरे घर का डेटा ले रहा है, हम बाकियों से नहीं पूछ रहे क्योंकि शायद उन्हें ये बात मालूम ना हो एज इन्फॉर्मेशन क्वान्टिटेटिव, वो बता ही ना पाए उनके, फॉर एग्जांपल वेट हाइट हमें जानना है और वेट हाइट वो नहीं जान पा रहे क्या होता है, कैसे बताया जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल होती है। हम अक्सर क्या करते हैं कि एक्सपर्ट्स का यूज़ करते हैं, मतलब हमारे जो डेटा कलेक्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग समय पे ये करने की प्रैक्टिस होती है, सर्वेज एक्सेट्रा। फ़ायदे क्या हैं, वाइडर कवरेज पिछले वाले के मुकाबले, लेस एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति का हर जगह जाने में पैसे शायद उतने ही लगे, लेकिन टाइम और एफर्ट ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आप एक बार में कई जगह नहीं हो सकते, लेकिन 100 लोग 100 जगहों पे एक ही बार में हो सकते हैं, एक एक व्यक्ति एक एक जगह पे। तो इसीलिए लेस एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ कर सकते हैं हम, कॉस्ट तो नहीं यूज़ कर सकते लेकिन एफर्ट और टाइम। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे अगर उनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो बहुत सारी चीज़ें जो हम मिस कर रहे हो किसी सर्वे में, क्योंकि वो कई सारे सर्वे करके आए होंगे तो उन्होंने देखी होगी और वो हमें एडवाइस कर सकते हैं अच्छी। फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि वो प्रैक्टिस्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तो इसीलिए वो, उनको आदत है कि वो अपना बायस बीच में नहीं लाते हैं, वो जो काम है जो पर्पस है उसी को एम करते हैं और उसी हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं। सिंपल, ये पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मुकाबले काफ़ी सिंपल है। अक्सर हमें इन्हें ट्रेन भी नहीं करना पड़ता है अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो टेम्प्रेरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे उस तरह से करें। डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेट होता है, बायस्ड होता है। अब देखिए ऐसा बहुत बार आएगा, अभी तो आप 11th में हो, ग्रेजुएशन में आपका हर दूसरी थ्योरी, हर दूसरा पॉइंट जो होगा बुक के द्वारा दिया गया, या आप खुद भी कंक्लूड करोगे और पाओगे कि वही चीज़ आपका मेरिट भी है, वही चीज़ आपका डिमेरिट भी है, मतलब कि क्योंकि ये रिलेटिवली है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मुकाबले ये फ्री फ्रॉम बायस है, लेकिन आगे आने वाले जो टाइप्स होंगे उनके मुकाबले ये बायस्ड है, क्योंकि जो विटनेस होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी घर पे जा रहे हो तो इस तरीके में आप वो व्यक्ति को भी यूज़ कर सकते हो जो फैमिली का एकमात्र मेंबर है, जो जिससे आप डेटा पूरी फैमिली का कलेक्ट कर रहे हो, तो उसका पर्सनल बायस कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी फैमिली के बाकी लोगों के प्रति, है ना, तो इसीलिए जो है ये बायस भी होगा थोड़ा सा। डाउटफुल कंक्लूजन्स, अगर थोड़ा भी केयरलेसनेस की विटनेसेस में तो काफ़ी डाउटफुल कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेट आंसर देना चीज़ों का अंदाज़न, तो जब सारे के सारे लोग अपने ही अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने अपने पड़ोसियों के बारे में उनसे अगर डेटा कलेक्ट कीजिए और सभी अंदाज़न डेटा देंगे, तो क्या होगा कि ओवरऑल आंसर बहुत वेराई करेगा एक्चुअल आंसर से। तो दोनों के डीमेरिट और मेरिट जानने के बाद मेरे हिसाब से आप डिफरेंस तो समझ लोगे खुद से।
क्योंकि वही है, जो एक का मेरिट और दूसरे का डिमेरिट है, वो एंड वाइस वर्सा, वो क्या है, इनके बीच के डिफरेंसेस हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड सुना होगा अपने आसपास सभासद, आपने सुना होगा सरपंच। तो ये जो लोग होते हैं इनका एरिया बहुत छोटा होता है रिलेटिवली किसी भी एमएलए एमपी के मुकाबले। तो इसीलिए अक्सर इन्हें अपने एरिया का बेसिक बेसिक डेटा पता होता है, या इनके पर्सनल असिस्टेंट्स को काफ़ी हद तक लोकल एरिया का सभी कुछ पता होता है। डिपेंड करता है आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली हर हर टाइप की तरह यहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि अगर आपका सर्वे, आपका स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन ऐसा है, आपका क्वेश्चन जो एम है वो ऐसा है, जो सूट कर रहा है, जिसमें आपको जो डेटा चाहिए वो इजीली ये लोग बता सकते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स के द्वारा आप कब लेते हैं, जब ये सूटेबल कब होता है, पहला, जब रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम इन्हें लगातार भी हायर कर सकते हैं, बीच बीच में एक फ्रीलांस बेसिस पे भी इन्हें हायर कर सकते हैं। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यहाँ पे भी हम कहेंगे कि रिलेटिवली लार्ज। पीछे के दोनों जो टाइप्स थे उन, वो जिसको सूट कर रहे थे, जिस एरिया को, लेवल ऑफ एरिया को, उस लेवल से थोड़ा सा लार्जर एरिया में हम इसको यूज़ करते हैं। सी, द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। अक्सर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन कौन लोग कलेक्ट करते हैं, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। अब आपको धीमे धीमे समझ आ रहा होगा कि किसकी बात हो रही है। लोकल सोर्स, जर्नल, मैगजीन वर्ड्स कहाँ आते हैं, आप टीवी में न्यूज़ चैनल देखते हो, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखते हो, अक्सर आपने कभी कभी स्टिंग ऑपरेशंस एक्सेट्रा का भी नाम सुना होगा। तो आप खुद सोचो, जो टीवी में हमें न्यूज़ एंकर दिख रहे हैं, जो न्यूज़पेपर के फेमस एडिटर हैं, वो अक्सर अपने एडिटोरियल में फ़ोटो भी उनकी लगी होती है, उनको तो हर कोई जानता है लोकल में। तो क्या वो स्टिंग ऑपरेशन एक्सेट्रा कर सकते हैं, क्या वो अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नहीं। ये कैसे निकालते हैं, इनके लोकल सोर्सेज होते हैं। तो इनको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये इनके थ्रू ही जाते हैं। और ऑब्वियसली अब आप ये भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मर्स होते हैं। डी, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, इन ये फ्रीलांसर्स हैं यूजुअली, तो इनको काम दिया, पैसे ले लिए। अगर आपने एक मूवी देखी हो, बहुत ही रिसेंट में आई हुई है मूवी, किसकी थी, ये आपके जो है क्या कहते हैं कि संजय मिश्रा और भूमि पेडनेकर की मूवी थी। उसमें बनी थी कि जो अम, जैसे शेल्टर होम्स होते हैं, वैसे ही विमेन चाइल्ड के लिए भी सिक्योर्ड होम्स होते हैं, जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है या कोई वो नहीं है, घर नहीं है उनके लिए। तो उसमें से किसी एक में कुछ गलत काम चल रहे थे, उस पर एक मूवी बनी है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप सर्च करोगे तो आपको तुरंत ही मिलेगा। तो वहाँ पे एक बंदा दिखाया था जो भूमि पेडनेकर रिपोर्टर है, उसको सोर्स, उसका सोर्स था वो बंदा। तो वो, उसने एक बार गलत इन्फॉर्मेशन भी दी थी किसी आर्टिकल से रिलेटेड, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस आर्टिकल को देते ही उसको पैसे मिल जा रहे थे। तो उसको लगा कि आगे उनको जब पता चलेगा तब देखा जाएगा, अभी तो पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्यूरेसी चली जाती है। आप खुद जाके उस लेवल पे चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ जाता है सामने वाले पर। मेरिट्स, इकोनॉमिकल है, आपने एक बार पैसे दिए, सामने वाले ने सारा पूरा डेटा कलेक्ट करके आपको दे दिया। बी, वाइडर कवरेज, ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर पाते हो। कंटिन्यूटी, आप बीच बीच में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अगर आप कुछ कम पड़ गया अपने सर्वे में, अपने स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस में, कोई कहीं भी बीच में आपको लगा कि नहीं नहीं मैंने एक क्वेश्चन कम रखा था, ये मुझे और जानना है, तो ये सब आप बाद में भी पता लगवा सकते हो उनसे। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल चीज़ों में काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है, प्राइस कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स। अब क्या होता है, अब हर जगह आप देखते होगे, हर शहर में 4 से 5 किसान मंडी एक्सेट्रा होते हैं। तो उन जगहों पे जो है 2 से 3
वेरिएशन होंगे प्राइसेस के सेम चीज़ों के, जैसे गेहूं के 3-4 प्राइस चल रहे होंगे, चावल के 3-4 प्राइस चल रहे होंगे। तब हर सिटी के, हर मंडी के अगर आपको प्राइसेस जानने हैं तो आपको टाइम लगेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आप वो मंडी के जो लोकल सोर्सेस होंगे, जो मंडी को पूरे अच्छे से समझते होंगे, वहीं रहते होंगे, हर काम में इन्वॉल्व होते होंगे, उनसे आप डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और आगे भी उनका, अगर आप कांटेक्ट में रहते हो उनसे, उनका नंबर नोट रख लेते हो एक्सेट्रा, तो आप उनसे बीच बीच में पता लगाते रह सकते हो। तो स्पेशल तरीके के पर्पसेस के लिए काम आता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप घर घर जाके आपको सबकी एज पता करनी है, या किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, किसी एज के कम हैं, या ओबेसिटी क्या चल रही है किसी सिटी में, अर्बन वर्सेस रूरल, इस तरीके का नहीं है ये। डीमेरिट्स, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। बेशक अगर सामने वाले को अपना काम बचाना है, मेहनत बचानी है, और वो अच्छे से जान रहा है कि आप उसी पे डिपेंड हो, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अक्सर इस चीज़ का यूज़ करता है। वो कुछ भी रफ डेटा आपको प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि आपका तो पर्सनल कांटेक्ट हुआ नहीं, ना ही आपके अपने बंदों का पर्सनल कांटेक्ट हुआ रिस्पोंडेंट से। तो इसीलिए ओरिजिनलिटी यहाँ लैक करती है, यूनिफॉर्मिटी लैक करती है, हर किसी का बताने का तरीका, डेटा देने का तरीका अलग होगा, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है इसमें, वो हर जगह नहीं जाते, वो केवल अपने एरिया को जानते हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। पर्सनल बायस, कई बार ऐसा होता है कि कोई डेटा आपको ऐसा चाहिए जिसमें आपको डेटा प्रोवाइड करने वाले का पर्सनल बायस किसी एक या दो व्यक्ति के प्रति है अपने एरिया में, तो वो बाकी सबका डेटा सही दे रहा है, उन दोनों का गलत दे दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है। लेस एक्यूरेट, वही वाली बात आ गई फिर से कि गलत भी हो सकता है। डिले इन कलेक्शन, हाँ, ये लोग थोड़े लीनियंट होते हैं, इन्हें पता है कि आपको इन्हीं से ही काम है, आप इन्हीं से ही डेटा ले सकते हो उस एरिया में पर्टिकुलर, तो वो अपना आराम से टाइम देते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने तरीके पढ़े, इसका इससे काफ़ी बेटर है ये क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स। इसमें कई बार तो ह्यूमन टच इतना इन्वॉल्व रहता ही नहीं है आपके अलावा, लेकिन फिर भी आप एरिया कवर कर पाते हो बड़ा, क्योंकि आपको घर घर नहीं जाना पड़ता। स्पेशली जो फर्स्ट टाइप है इसका, मेलिंग द क्वेश्चन है, आपने एड्रेसेस निकाले किसी बुक से। पहले कॉन्टैक्ट बुक इजीली अवेलेबल होती थी जब लोगों के पास केवल टेलीफोन्स होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो टेलीफोन डायरेक्टरी करके चलती थी। उसमें अक्सर एड्रेसेस भी होते थे, नेम, नंबर और एड्रेस। वो पब्लिकली अवेलेबल भी होती थी, हालांकि उसके कई सारे मिसयूज़ भी बाद में पाए गए, लेकिन वो डिसकंटिन्यू मोस्टली इसलिए हुई क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आ गए थे। तो ये डायरेक्टरीज या इंटरनेट या आजकल डेटा प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे लोग तो डेटा बेच भी रहे हैं, आपने सुना होगा डेटा माइनिंग एक्सेट्रा। तो उन लोगों से आप डेटा डायरेक्टली ले सकते हो कि पर्टिकुलर जो आपका टारगेट एरिया है उसमें कितने लोग रहते हैं, उन सबके नाम, नंबर, एड्रेसेस, और आप उन्हें ईमेल या बाय पोस्ट या बाय व्हाट्सएप मैसेज आप उन्हें फॉर्म्स भेज सकते हो, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो फॉर्म फिल करके वापस भेजें। अब ऐसे में क्या होता है कि आपका कॉस्ट थोड़ा बचता है, एफर्ट और टाइम भी थोड़ा बचता है, एरिया भी आपका बढ़ पाता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन एज यूनिफॉर्म है तो डेटा भी काफ़ी यूनिफॉर्म रहता है। यही सब चीज़ें भी आगे हम पढ़ेंगे। सूटेबल कब है? जब एरिया वाइड हो, रिस्पॉन्डेंट्स एजुकेटेड हो, बहुत ज़रूरी है। अनएजुकेटेड लोगों को आप बाय मेल अगर क्वेश्चन भेजते हो तो वो शायद समझ ही ना पाए, या समझे तो वो रिप्लाई करने का उनकी इच्छा ही ना हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मेरिट्स, इकोनॉमिकल होता है, टाइम, मनी, एफर्ट, तीनों ही चीज़ें कम लग रही हैं। ओरिजिनल होता है क्योंकि रिस्पॉन्डेंट्स ने खुद भरा होता है। वाइडर कवरेज होता है, आप जितनी दूर तक चाहे पोस्ट कर सकते हो, जहाँ जहाँ तक आपको एड्रेस और डेटा अवेलेबल हो पा रहा है। डीमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जनरली क्या होता है, आप भी खुद सोचो, आपके घर में कोई सर्वे के लिए पोस्ट बाय पोस्ट आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा है और आप उसे भर के वापस पोस्ट कर रहे हो, क्या पॉसिबल है? नहीं। कई बार इनकम्प्लीट आंसर आते हैं या रिटर्न ही नहीं कर पाते हैं लोग, फेल टू रिटर्न, और दोज हु रिटर्न ऑफन सेंड इनकम्प्लीट आंसर्स, है ना। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्वेश्चंस कई बार रिप्लाई अच्छे से नहीं किए जाते हैं। और अब क्या है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन सही से रिप्लाई नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है हमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना चाहिए था, तो अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप एक साथ सबको भेजते हो जनरली और सभी के पास से एक साथ आ जाता है। और अगर आप ऐसा करते भी हो पहले से, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट को, छोटे पार्ट को ही पहले भेजेंगे और फिर चेक करेंगे, उस बेसिस पे बाकियों को भेजेंगे, तो आपका डेटा बहुत वेराई करेगा।
पहले का अलग क्वेश्चंस पूछे गए, दूसरों को अलग क्वेश्चन, गलत हो जाएगा। तो लिमिटेड यूज़ थर्ड पॉइंट है। तो लिमिटेड यूज़ का क्या मतलब है, आप कुछ ही तरीके के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बाय क्वेश्चन आयर उनको भेज सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप पर्सनली ही पूछ सकते हो केवल, या बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड रिस्पोंडेंट्स एजुकेटेड ना भी हो तो भी वो आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट आपका है कि लिमिटेड यूज़ रहता है। बायस, अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट्स उसको बहुत मजाक में ले रहे हैं, वो भर के वापस भेज तो रहे हैं, पूरा भर के भेज रहे हैं, लेकिन वो आंसर ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है दूसरों का काम ख़राब कर रहे हैं, तो वैसे ही ऐसा हो सकता है यहाँ पे। लेस एक्यूरेसी, जहाँ जहाँ बायस पढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ पॉसिबिलिटी है कि केवल केवल नेचुरल बायस ना हो बल्कि इंटेंशनल बायस भी हो। लेस एक्यूरेसी, द कंक्लूजन बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन, ऊपर के सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन ये दे रहे हैं कि उसकी एक्यूरेसी बहुत घट जाएगी। फिर आता है इन्यूमरेटर मेथड। भाई हो सकता है कि कोई रिस्पोंडेंट वापस भेजना ना चाहता हो, कोई रिस्पोंडेंट अनएजुकेटेड हो, तो फिर भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हो ना इन्यूमरेटर के द्वारा। इससे क्या होगा, ओरली वो कोई क्वेश्चन भूल जाता, ओरली वो कोई क्वेश्चन मिस कर देता या सीक्वेंस नहीं बना पाता, तो आप उसके पास पहले से एक कॉन्फिडेंस भी आता है इन्यूमरेटर में कि उसके पहले से रिटर्न में क्वेश्चन अवेलेबल है। तो ये कब सूटेबल है, तभी ये भी सूटेबल है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो और इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज इन स्किल इन्वेस्टिगेटर्स। अच्छा, कई बार क्या होता है हमारे क्वेश्चन आयर मौजूद होने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स हम स्किल्ड हायर करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड ये कहा जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर हम अक्सर लोकल लैंग्वेज के उठाते हैं जो उस एरिया को समझते हो, जानते हो। और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके मेरिट्स, वाइडर कवरेज, अभी हमने देखा। एक्यूरेसी थोड़ी हाई होती है क्योंकि ये है क्वेश्चन आयर्स ही, तो चेंजेस नहीं आते ज़्यादा। पर्सनल कांटेक्ट भी हो ही जाता है क्योंकि इन्यूमरेटर लेके जा रहा है क्वेश्चन आयर को। इम्पार्शियलिटी, बहुत हद तक इन्यूमरेटर अगर लोकल रेस्पोंडेंट नहीं है, जो कि नहीं होंगे, तो लोकल सोर्स नहीं है, तो इसीलिए वो जो है इम्पार्शियल रहता है, और एक्सपर्ट है तो वो और ही ज़्यादा अच्छा है। कंप्लीटनेस, एक जो शेड्यूल्स होते हैं ना हमारे, वो लगभग सारे क्वेश्चंस कैरी कर रहे होते हैं, तो हमें जब ये कलेक्शन पूरा हो जाता है तो हमें काफ़ी कंप्लीट सा महसूस होगा कि भाई हमें सभी लोगों का सारा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए था वो मिला। अब तक क्या था, जो पहला इसके जस्ट पिछला पॉइंट था हमारा, यानी कि मेल करना, वहाँ पे क्या था, कई लोग आधा भेज रहे हैं, कई लोग गलत भेज रहे हैं, कई लोग भेज ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे कंप्लीटनेस उस वजह से आएगी। और जितने भी ओरल फॉर्म्स थे उसमें क्या है, बहुत हाई चांस है कि हम कोई क्वेश्चन भूल जाएं या क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत कर दें, और ऐसा हम अक्सर हर दूसरे में करेंगे, हम खुद भी कर रहे हो तो भी, और अगर हम इन्विजिलेटर्स और एक्सेट्रा को भेज रहे हैं तो भी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोनों चीज़ें नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस क्वेश्चन को लेकर उनके घर पहुंच रहा है तो अक्सर वो आंसर कर देंगे। दूसरा, क्वेश्चन अगर उन्हें भरना नहीं आता, वो एजुकेटेड नहीं है, तो इन्यूमरेटर भरेगा, और तो इसीलिए वो फुल होंगे। और तीसरा, कंप्लीटनेस, क्यों, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा क्योंकि हमने प्रिंटेड फॉर्म में या रिटन फॉर्म में भेजे होंगे। डीमेरिट, एक्सपेंसिव है बिल्कुल, यहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेटर को भेजने का भी खर्चा करना पड़ रहा है और हमें क्वेश्चन बनाने का भी, प्रिंट करने का भी खर्चा करना पड़ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स, इतने कॉम्पिटेंट, इतने सारे इन्यूमरेटर्स अक्सर नहीं अवेलेबल होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे एक व्यक्ति किसी के घर जाता, वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछता, कहीं अपने रफली नोट करके या याद करके चला आता। यहाँ क्या है, एक एक चीज़ों को एलैबोरेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हर व्यक्ति को। नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये मेथड जनरली गवर्नमेंट यूज़ करती है। क्यों, क्योंकि अक्सर रिटर्न में इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को जो आपके घर आया है पूरी पूरी देना, लोग ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये केवल गवर्नमेंट द्वारा ही अक्सर यूज़ किया जाता है। पार्शियल, अगर इन्यूमरेटर बायस्ड है तो हो सकता हो कि ये ना एक्यूरेट हो। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा हमेशा से गलत लगता है, सॉरी, बट पार्शियल की बजाय मैं कहूँगा कि पार्शियल तो नहीं, बल्कि वो लोग इस मामले में वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं कि
लेथार्जिक हो सकते हैं कि मैं हर घर जाके, अक्सर लोग कहेंगे कि भैया आप भरो मैं बोल रहा हूँ, पूरा पूरा फिल करना लिखना, लोग इससे बचना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग जाना, घर घर जाना को काम बचा लेते हैं और क्या करते हैं, उसको खुद ही फिल कर देते हैं रैंडम डेटा। तो ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज़। ऑब्वियसली अगर हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन या शेड्यूल का एक टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना है हमें, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अच्छाइयाँ होती हैं एक अच्छे क्वेश्चन की। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, कोई भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आंसर करना चाहता, तो इसीलिए क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, ऑब्वियसली वो आपके पर्पस को पूरा कर रहे हो, इतने कम भी ना हो कि ये सारे प्रोसेस का कोई यूज़ ना रहे। सिंप्लिसिटी, बहुत ही लैंग्वेज उसकी सिंपल हो, क्लियर हो, किसी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट ना होना पड़े उसको आंसर करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन उनकी भी बात कर रहे हैं जो मेल करते हैं, दोनों के लिए हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, आपने एक रील में, मीम में देखा होगा, नहीं तो मूवी में देखा होगा, परेश रावल को, जो माला माल वीकली है, आई थिंक सो मूवी का नाम था, हाँ, माला माल वीकली में जो है परेश रावल का एक रोल है, उसमें वो जाता है और उससे कहा जाता है कि आपको जनगणना के काम में लगना है और आपको घरों में पूछना है जाके, लेडीज़ अक्सर पाई जाती है घर पे उस टाइम पे, डे के टाइम में, तो इसीलिए वो उन्हीं से आपको पूछना है कि आपके हस्बैंड है कि नहीं, आपकी शादी हुई है कि नहीं, कितने बच्चे हैं, एक्सेट्रा। तो वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं समझ पाता है क्वेश्चंस का, उसको चेंज करने को आ जाता है तो चेंज भी बिना किसी रैशनैलिटी के कर देता है, तो पिटता है फिर वो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर ऑर्डर हो क्वेश्चन का। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना हो जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं, जिसका आंसर लोग नहीं देना चाहते, या अगर रिस्पॉन्डेंट अफेंड हो गए तो न्यूमरेटर को पीट भी सकते हैं। ये सब चीज़ें सच में होती हैं। नॉन कंट्रोवर्शियल हों, ऐसे क्वेश्चंस ना हों जो किसी के रेस, किसी के जेंडर, किसी के कास्ट, रिलीजन, इन सबको हार्म पहुंचाए, इन सबको एम करें, क्योंकि ऐसे चीज़ें कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कैलकुलेशंस, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा डेटा का क्वांटिटेटिव है भी, तो जैसे कि एज, हाइट एक्सेट्रा, तो उसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं पे कोई सी चीज़ का सम ना पूछा जा रहा हो, कहीं पे ये ना करा जा रहा हो कि जो जनरल यूनिट होती है किसी चीज़ की, जैसे वेट की किलोग्राम, उसकी जगह आप पाउंड्स में वेट पूछ रहे हो, है ना, एलबीएस में पूछ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हाइट को आप बेसिकली सेंटीमीटर में या फिट एंड इंच में नापी जाती है तो उसी में हो, एमएम में ना हो, है ना। तो ये चीज़ें, कैलकुलेशन अवॉइड हो। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, क्योंकि जितने कैलकुलेशन उतना चांस एक्यूरेसी खोने का। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, जैसा कि मैंने वेब से कहा था कि बीच में आप किसी एक एरिया पे टेस्ट करो और उसके बाद बाकी एरिया में करोगे, तो प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी कि वो एरिया आपका रह जाएगा सही क्वेश्चंस के साथ। तो इसीलिए आप प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे कर सकते हो, कि मतलब आप उन लोगों को लो जो आपके अपने बंदे हैं और आप उनके ऊपर ही टेस्ट करो, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके ही स्टाफ है उसी से, कि क्या ये क्वेश्चंस में चेंजेस होने चाहिए, क्या करेक्शन होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस, फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्वेश्चन को कैसे फिल करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस उसी में ही दिए होने चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, अब ये थोड़ा सा ऑपोजिट जाएगा आपका पॉइंट। हमने ऊपर कहा था कि क्वेश्चंस काफ़ी कम होने चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को डेटा इतना एक्यूरेट चाहिए होता है कि लोग उसी क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद फिर से घुमा के नीचे पूछ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि डेटा सामने वाले ने जो समझा है क्वेश्चन को और सामने वाले ने जो डेटा दिया है वो सही है कि नहीं। लेकिन इससे क्वेश्चन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इसीलिए थोड़ा सा अपोजिट जा रहा है ऊपर। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपको उसको वापस मंगाना है, जिससे कि सामने वाला, ऐसा कुछ लिखना है उसमें कि जिससे सामने वाला एग्री हो जाए उस क्वेश्चन को फिल भी करने के और वापस पोस्ट करने के लिए। कई लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आता था मेरे स्टूडेंट्स का पिछले साल में कि सर वो क्यों पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने में खर्चा आता है। तो जनरली क्या होता है कि एक वापस आपके ही एड्रेस का एनवलप, आपके एड्रेस के नाम का एनवलप जिस पे स्टैम्प भी लगा होता है जितना ज़रूरत है, वो उसी पहले एनवलप के अंदर होता है, जिससे कि उसे कोई भी खर्च ना आए, उसे बस अपना क्वेश्चन फिल करके वो अंदर निकले हुए दूसरे लिफाफे में डालना हो और उसे सील करके
किसी भी लेटर बॉक्स में डाल देना हो तो वो अपने आप आपके पास पहुंच जाता है, उनका खर्चा नहीं आता है इसमें, दोनों साइड का पोस्टेज स्टैम्प आप ही देते हैं और उनके लिए ईजी भी रहता है क्योंकि वो एनवलप भी बाकायदा एड्रेस्ड होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सम एग्जांपल, किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं? सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसमें केवल यस या नो, राइट या रॉन्ग, गुड या बैड टिक करना है सामने वाले को, जैसे डू यू हैव अ कार, यस और नो, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस 10+2 सिस्टम इन द कॉलेज, डू यू एग्री, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो जब, लेकिन ऑप्शंस ही हो, टिक मार्किंग ही हो, जैसे व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, ऑन फुट, साइकिल, बस, स्कूटर, मेरा बस है, कॉलेज का नहीं, ऑफिस का। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जिसमें आपको इलेबोरेट करना पड़े, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड। अब स्कूल स्टूडेंट से आप पूछ रहे हो और क्लासेस तो 1 to 12 होती है, तो क्या 12 ऑप्शंस लिख के रखोगे टिक मार्क के लिए? नहीं, वो खुद ही लिख देगा। हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट, अब ये अमाउंट होगा, किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 2551 रुपीज़, तो अब इतने ऑप्शन तो आप बना नहीं सकते, तो इसीलिए बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को आंसर करना, लेकिन उनको लिखना पड़ेगा। ओपन क्वेश्चन अब आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ जाए, जैसे हाउ कैन प्राइसेस इन इंडिया भी कंट्रोल, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानना है, तो वो अपने हिसाब से पैराग्राफ में लिख सकते हैं। एक आइडियल क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है मैंने, स्टूडेंट्स नेम, एज, फैकल्टी, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, फादर्स नेम एंड एड्रेस एक्सेट्रा, पूरा फिल करना है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज अब आता है आपका सी ऑप्शन, जो मैंने आपको सबसे पहले जब सारे टाइप्स बताए थे तो समझाया था कि लोग फ़ोन से कई बार कॉल करते हैं, आपको भी आता होगा कि सर हम ये सर्वे कर रहे हैं, आता होगा इन द सेंस क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में 10 बार आ गया, 2 या 3 बार मैक्सिमम आपने देखा होगा कि आपको कोई फ़ोन आया, हो सकता है आपने जवाब ना दिया हो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, कॉल रखता हूँ, लेकिन वो जानना क्या चाहते थे आपसे, कुछ सर्वे करना चाहते थे, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते थे अपने सर्वे के लिए, कलेक्शन के लिए। डीमेरिट्स इसके क्या है? पर्सनल बायस, लिमिटेड एक्सेस, आपके पास सब किसी का फ़ोन नंबर नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, ये थोड़ा क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं सब, तो इसीलिए सारी बुक्स एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं और उन्हें होना पड़ता भी है क्योंकि सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड्स के स्पेशली उसी पे बेस्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेटा कई बार पुराना हो जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं पर्टिकुलरली बिलोंग टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में नॉट ओन टेलीफोन्स। मेरे हिसाब से मैं काफ़ी रूरल एरिया में भी वर्क कर चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि एक फैमिली में एक मोबाइल फ़ोन अब 98% जगहों पे होता है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा ऑब्वियसली। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा का भी हमें कलेक्शन करना पड़ सकता है अगर हम उससे चूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड जो इजीली सबको अवेलेबल हो, पब्लिकली अवेलेबल हो, और अनपब्लिश्ड जो आप खुद जाके गैदर करके लाओ किसी के पास, उसके अपने पर्पस के लिए उसने कलेक्ट करके रखा था। तो पब्लिश सोर्सेज कैसे कैसे होते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे कि एनएसएसओ करता है, नीति आयोग करता है, सेबी, निफ्टी, आरबीआई, ये लोग करते हैं, कई सारे डेटा पब्लिश करते हैं। अगर उनमें से हमें कुछ चाहिए तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गया। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गया, या इसके तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, आई डोंट थिंक सो। खैर, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, एक्चुअली म्यूनसिपैलिटी भी गवर्नमेंट बॉडी है, बट हाँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वो अपने आप में है, तो इसलिए सेमी गवर्नमेंट बोला गया इनको। तो लेकिन ये डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? ये डेथ रेट, बर्थ रेट, हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड डेटा ये लोग पब्लिश करते रहते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन, आपने कई बार सुना होगा मंडल कमीशन का नाम, आपने और भी लोगों के नाम पे बेस्ड कमीशन सुने होंगे। नाम जो होता है वो कमेटी चेयरमैन का होता है, उसी के नाम पे कमेटी का नाम पड़ जाता है अक्सर। या आपने नीति आयोग का पिछला वर्जन प्लानिंग कमीशन सुना होगा, आपने फाइनेंस कमीशन सुना होगा। ये सब कमेटी होते हैं, बैठती हैं। कमीशन वो होते हैं जो हर साल बैठते हैं। इनका काम ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब ये भी जब कंप्लीट हो जाते हैं, ये कमीशन या कमेटी कंप्लीट होती है जब भी, तो ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। बहुत ही ज़्यादा वाइडर पब्लिक एरिया में नहीं करती, बट फिर भी आपको इजीली अवेलेबल होगी, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आपको मेल नहीं करना पड़ेगा इनसे मांगने के लिए।
पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, बड़े बड़े जो एसोसिएशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका शुगर मिल्स एसोसिएशन। तो अब जितनी भी इंडिया में शुगर मिल्स हैं उनका जो एसोसिएशन है उसने जो है अपने फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड चीज़ें करी और उन पे जो है बेस डेटा पब्लिश कर दिया, तो आप उसे पिक कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो पर्टिकुलर किसी रिसर्च पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपने NBRI सुना होगा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपने CSIR सुना होगा, सेंट्रल साइंटिफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो ये सब लोग जो है कई सारी फील्ड्स में रिसर्च करते हैं और जब इनकी रिसर्च पूरी होती है तो इसे पब्लिश करते हैं। आप भी अगर कभी PhD करोगे तो आपको जर्नल्स, पेपर्स, रिसर्चेस पब्लिश करनी होगी और उस समय आप कहलाओगे, जब PhD कर रहे होगे तो क्या कहलाओगे? रिसर्च स्कॉलर। तो जो न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं वो भी कई सारी चीज़ें पब्लिश करती हैं। रिसर्च स्कॉलर अपना इंडिविजुअल वर्क पब्लिश करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे कि UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब भी अपना रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जब कोई स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो। जैसे अभी आपने जाना, आपको मैंने पीछे भी बताया था कि 2021 में जैसे हर 10 ईयर पे 91, 2001, 2011, हर 10 ईयर पे हमारी सेंसस होती है, जनगणना होती है। तो वो 2021 में नहीं हो पाई बहुत सारे वेरियस रीज़न की वजह से। अब अभी भी क्यों नहीं हो पा रही है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आपको पता चला होगा रिसेंटली ही इंडिया ने सारे वर्ल्ड में चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट नंबर पे आ गया है, किसमें? पॉपुलेशन के मामले में। तो जब जनगणना हुई नहीं तो पॉपुलेशन कैसे पता चली? तो ये इंटरनेशनल कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो अपने सर्वे पे बेस होके ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और काफ़ी रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। अनपब्लिश सोर्सेस, वो जो पब्लिश ही नहीं हुए, आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे, तो वो कहीं का भी हो सकता है। किसी भी डेटा जो पब्लिश नहीं हो रहा है और आपको किसी ने कलेक्ट किया और आपको जाके लेना पड़ रहा है, वो सब अनपब्लिश में आ जाता है। प्रिकॉशंस ऑफ यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा, अब सेकेंडरी डेटा कैसा भी हो, पब्लिश या अनपब्लिश, प्रिकॉशन क्या लेना होता है? स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली अदर पीपल स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूजर्स। जिनको भी यूज़ है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे एज डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स स्पेशली दूसरों के द्वारा कलेक्ट की गई स्टैटिस्टिक्स जो है अक्सर गड्ढों से भरी हुई होती है, मतलब कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। एक्यूरेसी कम होगी, बायस होगा, इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गलत हो सकती है, गलत तरह से कलेक्ट की गई हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि क्या डेटा रिलायबल है कि नहीं, हमारे जो पर्पस है इंक्वायरी का उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, डेटा एडिक्वेट है कि नहीं, मतलब कि जैसे मैंने बताया था आपको, पूरा एरिया जो आपका है वो कवर हो रहा है कि नहीं। किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग इन्फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी है क्या वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, तो डेटा बहुत सही होगा। क्या वो साल में 1-2 बार केवल खाना पूर्ति के लिए कोई कलेक्शन उसे करना होता है तो वो कर देता है, तो वो डेटा बहुत बेकार हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उनका पर्पस था क्या, क्यों कलेक्ट कर रहे थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव से कितना डिफर कर रहा है उनका ऑब्जेक्टिव। स्कोप, उनका एरिया क्या है। अब आप कह रहे हो कि हमें पूरे इंडिया का डेटा चाहिए, हम यूपी गवर्नमेंट के ऑफिस जाके निकाल लेंगे, पॉसिबल है? नहीं, स्कोप होना चाहिए उनके पास। मेथड ऑफ कलेक्शन, उन्होंने मेथड वैसा ही यूज़ किया था जैसा आपको चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर सारे मेथड्स में देखा कि किसमें कैसी कौन सा मेथड कब सूटेबल है, और उन सूटेबिलिटी में अक्सर हमने देखा कि एरिया वाइड कम, एक्यूरेसी नीडेड हाई लो। तो हम उनका मेथड ऑफ कलेक्शन हमारे इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि उनका मेथड जो है लेस एक्यूरेसी के लिए बना है कि भाई लेस एक्यूरेसी हो तो भी चलेगा लेकिन कॉस्ट नहीं आएगी, हमें चाहिए, हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। तो मेथड जो है सूट करना चाहिए। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो पर्पस है वो पर्पस पूरा ही ना हो, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जिस कंडीशंस में या जिस समय में वो डेटा कलेक्ट किया था वो बहुत डिफ़र कर रही थी जो अभी का है, प्रेजेंट का है, अगर हमें डेटा प्रेजेंट का चाहिए तो। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सूटेबल टू जनरलाइज सर्टेन फैक्ट्स ड्यूरिंग पीस टाइम्स। नॉर्मल दिनों में जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या जो हमें नॉर्मल दिनों में कोई पॉलिसी को लाने के लिए डेटा चाहिए है, वो हमने वहाँ से उठाया जो वॉर के समय में कलेक्ट हुआ था या फॉर एग्जांपल कोविड के समय में कलेक्ट हुआ था, तो ऐसा डेटा फिर काम नहीं आ पाएगा।
फॉर एग्जांपल हमें जानना है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है हम, और हमें जानना है कि भाई हम पॉलिसी लाने जा रहे हैं, अब हमें हेल्थ वर्सेस डिफेंस में कितना खर्च करना चाहिए, हेल्थ वर्सेस डिफेंस वर्सेस अदर फैक्टर्स। तो अगर कोविड टाइम का डेटा कलेक्टेड होगा तो वो हमें ये वही कंक्लूजन पे ले जाएगा कि हमें सबसे ज़्यादा खर्च मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ में करना चाहिए, जबकि इन जनरल उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो बाकी चीज़ों के मुकाबले, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले, एग्रीकल्चर के मुकाबले। वैसे ही वॉर टाइम में कलेक्ट किया हुआ डेटा में यही दिखाएगा कि हमें डिफेंस में ही ज़्यादा खर्च करना चाहिए, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, जो मेजरमेंट यूनिट हो वो डिफाइंड हो। एक्यूरेसी, डेटा जो एक्यूरेट हो उसकी चेकिंग करनी चाहिए हमें, तभी हमें वो डेटा उठाना चाहिए। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर सेंसस ऑफ इंडिया। तो क्या होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें सेंसस में होती हैं। जब जनगणना होती है तो उन्हें अगर सिर्फ गणना ही करनी हो, सिर्फ काउंट ही करना हो, तो उन्हें तो आपसे खटखटा के पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपके पड़ोसी से ही पूछ लेंगे कि भैया अगल बगल के 4 घरों में कितने कितने लोग रहते हैं, हो गया काउंट, हो गया कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की। नहीं, सेंसस में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, डेंसिटी, होपफुली आप ये सब वर्ड समझ पा रहे होंगे। सेक्स कॉम्पोजिशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी, क्या स्टेज है लिटरेसी की, कितने लोग लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने थर्ड जेंडर्स हैं। थर्ड जेंडर में भी LGBTQ+IA आपने सुना होगा, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ पे कितनी डेंस है, जैसे अर्बन एरियाज में आप देख रहे हो कि बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ स्क्वायर फीट लैंड पे कितने सारे लोग रह रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्लोर्स पर। जबकि गांव गांव में आप चले जाओ तो बहुत सारे लैंड केवल केवल फार्मिंग के लिए यूज़ हो रहा है। छोटे से एरिया में 50 से 100 फैमिलीज रह रही होती हैं, वो उसे गांव कह देते हैं। उसके चारों ओर जितना भी लैंड होता है वो सब फार्मिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, आगे क्या पॉपुलेशन बढ़ने का अंदाज़ा है, ये सब कुछ सेंसस से पता चलता है। तो दो बड़े सोर्सेज जो है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एक तो सेंसस और दूसरा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ये अक्सर सैम्पल मेथड यूज़ करता है, लेकिन ये जो ऊपर सेंसस के टॉपिक्स हैं इससे बाहर चला जाता है, और भी कई सारे डिटेल टॉपिक्स में ये कलेक्शन करता है, सर्वे करता है और रिपोर्ट्स पब्लिक पब्लिश करता है, सॉरी। तो कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दे दिए हैं, जैसे कि लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स, मतलब किसके पास कितना लैंड है ना, किसके पास कितना लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक क्या होता है, गाय भैंस, बछड़े, बकरियां, भेड़, एक्सेट्रा। हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम dwellers। हाउसिंग कंडीशन क्या है, माइग्रेशन कितना है, लोग यहाँ से वहाँ चेंज कर रहे हैं, जगह जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड भी हैं तो कहाँ कहाँ हैं। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, लोग किस एरियाज़ में कैटेगरी में ज़्यादा खर्च करना, किस में कम खर्च करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स के में ये डेटा कलेक्शन होता है। अच्छा, तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इस वीडियो को अगर आप दोबारा दोबारा देखना चाहते हो, देख के इनको सॉल्व कर रही है, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो कि है सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी भी हम कलेक्शन ऑफ डेटा पे ही रहेंगे, सेंसस और सैम्पल मेथड्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।